हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एडवोकेट पिंकेश में स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं, जिस विषय को आपके समक्ष रखना चाहते हैं, जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, वह है जमानत या बेल। सबसे पहले इस प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे कि बेल या जमानत की आवश्यकता कानून में क्यों है, कोर्ट के भीतर बेल या जमानत की आवश्यकता क्यों है। जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है, कहने का मतलब एफआईआर हो जाता है, तो सर्वप्रथम उसको गिरफ्तारी से बचाने के लिए या फिर अगर वह गिरफ्तार हो गया है तो उसको अभिरक्षा से बाहर निकालने के लिए हमें बेल की आवश्यकता होती है। बेल की प्रक्रिया में जानने से पहले हमें सीआरपीसी की धारा 436 से लेकर 450 तक का अध्ययन करना आवश्यक होता है। 436 से लेकर 450 तक अभिरक्षा से बाहर निकालने, अग्रिम जमानत की पूरी विधियों को विस्तार से वर्णन किया गया है। अब इस बेल की प्रक्रिया में जो मूलभूत समझने की विषय है कि दो तरह के अपराध हैं, एक तो बेलेबल है और एक नॉन बेलेबल है। बेलेबल कहने का मतलब जहां पर उसको बेल लेना उसका अधिकार क्षेत्र में आता है, बेल देना पुलिस या फिर जो मजिस्ट्रेट हैं वो उसका अधिकार क्षेत्र में होता है। और एक नॉन बेलेबल आरोप होते हैं जिसमें लंबे समय की सजा का प्रावधान है, 7 साल से अधिक के सजा का प्रावधान है, जो संज्ञेय अपराध हैं। वैसे में नॉन बेलेबल होता है तो वो फिर आपको कानूनी अभिरक्षा में या फिर कोर्ट के अभिरक्षा में भेजा जाएगा और फिर आपको वहां से निकाला जाएगा। रिहाई करवाना या गिरफ्तारी से बचाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वह व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है वह दोषी है या नहीं, यह कोर्ट की बाकी ट्रायल लंबे समय जो चलती है, ट्रायल चलने के बाद सत्यापित होगा। अभी वो व्यक्ति अगर दोषी नहीं है तो उसके स्वतंत्रता का अधिकार का हनन क्यों हो, उसको स्वतंत्र रहने की आजादी की उसका जो अधिकार है, मूल अधिकार है, उसका हनन क्यों हो, उसके आधार पर उसको अभिरक्षा से बाहर निकालने के लिए बेल या जमानत का प्रयोग किया जाता है। एक अन्य विषय जो बेल के संबंध में आता है, जैसा कि हम लोगों ने फिल्मों में अक्सर देखा है कि भाई कोर्ट पुलिस गिरफ्तार करने आई या गिरफ्तार किया, वकील ने बढ़ा दिया कि देखिए ये इनके बेल के कागजात हैं, इनको अब बेल हो चुका है। तो यह है एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत। जमानत के लिए अदालत अधिकतर एक शर्त का प्रयोग करती है, या एक शर्त जो रहता ही है जमानत के मामले में, वो यह होता है कि आरोपी को जब भी अदालत में आवश्यकता होगी या फिर उसकी हाजिरी होगी या फिर उसका डेट आएगा तो उसकी उपस्थिति अनिवार्य हो। उसे यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि यह व्यक्ति जो है, अमुक व्यक्ति जो आरोपी है, वो वकील के माध्यम से होता है। आरोपी व्यक्ति कानून को मानने वाला है और इसको जब भी अदालत बुलाएगी या पुलिस बुलाएगी तो ये हाजिर रहेगा, ये किसी तरह का व्यवधान कानूनी प्रक्रिया में नहीं करेगा। मामला अगर सीरियस है कि इस तरह के केसेस हैं तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से यह बताना होता है, दिखाना होता है कि यह जो गवाह है या फिर जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा। इन शर्तों के साथ जमानत होती है। जमानत के मामले में जिन 2-3 शब्दों का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वह एक है बंध पत्र या फिर मुचलका। दूसरा है प्रतिभू या फिर जमानत मतलब जमानतदार। तो बंध पत्र या मुचलका एक इस तरह का है कि जो आरोपी है, स्वयं आरोपी व्यक्ति स्वयं अपनी हाजिरी और अपनी जमानत की शर्तों का पालन करता है। उसको जो कहा जाता है एक बॉन्ड कहा जाता है, कि बैंक बॉन्ड हो या फिर कोई भी एक मूल्य का, जैसे मतलब कोर्ट ने कहा कि 30,000 रुपये मूल्य का बंध पत्र देना है,
तो यह बंध पत्र 30,000 मूल्य का कुछ भी हो सकता है। जमीन का कागज हो सकता है, बैंक का पेपर हो सकता है जिसमें वह उसने जमा किया हो राशि, या फिर गाड़ी का पेपर हो सकता है, आरसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से दूसरा जो चीज है वह है प्रतिभू या जमानत। जमानत में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपी व्यक्ति के लिए जमानत दी जाती है। कोई अन्य व्यक्ति खड़ा होता है कोर्ट में जो आरोपी व्यक्ति के लिए जमानत देता है और वह बताता है कि आरोपी न्यायालय के सभी शर्तों का पालन करे। अगर कोर्ट ने कहा कि बंध पत्र और जमानतदार दोनों देना है तो वो उन शर्तों में दोनों का उपयोग किया जाता है। 30,000 का मुचलका देना है और 20,000 का जमानतदार देना है, जमानत देना है। तो वैसे दूसरे आरोपी के द्वारा दूसरा जमानतदार भी खड़ा करना पड़ता है जो जमानत देता है। बहुत स्पष्ट है, ये चीजें बहुत साफ साफ है कि आरोपी के द्वारा खड़ा किया गया व्यक्ति जमानतदार होता है। जो जमानत लेता है वह एक्सेप्ट करता है कि आरोपी अदालत की सभी शर्तों को मानेगा। अब इसमें जमानतदार जो होते हैं उसको लगता है वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, यानी मतलब एड्रेस प्रूफ, और व्यक्ति का जो आधार कार्ड, ये कोई उसकी जानकारी के लिए, और जमीन का पेपर, आरसी हो गाड़ी का, या फिर अगर बैंक में आपका पैसा जमा हो, है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट हो, तो उसका पेपर आप देख सकते हैं। उतने रकम का आप देके वो जमानतदार बन सकते हैं और आपके जमानत की प्रक्रिया हो जाती है। यहाँ पर एक बहुत गौर करने वाली बात है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि कोर्ट में ओरिजिनल पेपर ही चलेगा। कोर्ट की इच्छा है वह आपको देखकर रिटर्न कर देगा, लेकिन आप जीरोक्स वहां लगेगा पेपर में, बट ओरिजिनल पेपर अगर आपके पास नहीं है उस समय तो वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। कोर्ट में ओरिजिनल पेपर ही लेकर जाएं। जब भी किसी का जमानतदार बनते हैं तो ओरिजिनल पेपर ही लेकर जाएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, स्पष्ट रूप से आपकी जानकारी में डाल देना चाहता हूं कि जमानती जो होगा वह जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं कोर्ट में और कहते हैं कि भाई मुझे तो कोई जानने वाला नहीं है, मेरे कोई नातेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। तो यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कानून ने कोई ऐसा बंधन, कोई ऐसा बॉन्ड नहीं लगाया है कि जमानतदार आपके परिवार के लोग नहीं हो सकते हैं। आपके भाई, माता पिता, कोई भी जमानतदार बन सकता है और उसको आप उसके साथ ऑथेंटिक पेपर के साथ, ओरिजिनल पेपर के साथ, जो ड्राइविंग लाइसेंस है या जो भी वोटर आईडी कार्ड है, वो ओरिजिनल पेपर के साथ जब वो कोर्ट पहुंचेंगे और जो कोर्ट ने मांगा है उस जमानत को देकर वो कोई भी व्यक्ति जमानतदार आपका बन सकता है। इसके साथ ही ये वीडियो को मैं शॉर्टली कंप्लीट करता हूं। अगला वीडियो जो अपना आएगा वो होगा एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल पर अगली वीडियो हम लोग डालेंगे और आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारे इस चैनल एडवोकेट पिंकेश को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी जिस भी सब्जेक्ट पर जो लॉ से जुड़े हुए जो भी मैटर्स हैं उस पर अगर कोई सवाल आपके मन में हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें पूछें, हम उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।